Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. My name is Muhammad Akif. Currently, I am a student of first year MBBS at King Edward Medical University, Lahore. I secured 184 marks out of 200 in UHS MDCAT 2022 in my first attempt. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि MDCAT का एग्जाम अटेम्प्ट करते हुए आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपने बचना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने नहीं करनी है वो ये है कि जैसे ही MDCAT का एग्ज़ाम आपके सामने आएगा तो आपने ये नहीं करना कि आप उसको जल्दी से आप पेज जो है वो पलट-पलट कर आप जो है वो क्वेश्चंस देखना शुरू कर दें, सारे क्वेश्चन। मतलब कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनकी आदत होती है कि वो वैसे भी जब कोई पेपर आए तो वो एक दफ़ा ना उसको जल्दी से रीड करना शुरू कर देते हैं। मतलब आगे-आगे पेज पलटे रहते हैं, हर पेज में से 1-2 एमसीक्यूज़ देखते हैं और इससे ये होगा कि जब आप इतनी तेज़ी के साथ एमसीक्यूज़ रीड करेंगे तो उस टाइम पे आपके माइंड में चीज़ें नहीं आएँगी और आप इतनी इतनी जल्दी आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएँगे और उस टाइम पे आपको किसी एमसीक्यूज़ का जो आंसर आपके ज़हन में नहीं आ रहा, तो आपका जो शुरू में ही आपका जो है ना, वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ड्रॉप हो जाएगा कि आप सोचेंगे कि मुझे तो ये एमसीक्यूज़ आता ही नहीं है। तो ये चीज़ इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, ठीक है? इससे एक तो ये होगा कि आपका टाइम वेस्टेज भी होगा कि आप ये कहेंगे मैं एक दफ़ा एमसीक्यूज़ देख लूँगा, एमसीक्यूज़ आसान आए हैं या मुश्किल आए हैं, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी है, आपने पहले एमसीक्यू से स्टार्ट करना है और ठीक है, और उसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है? उसको साथ-साथ सॉल्व करते जाना है। दूसरी चीज़ जो है, जो आपने नहीं करनी है, वो ये है कि आपने दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, आपने ये करनी है कि आपने ईज़ीएस्ट पोर्शन से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, ईज़ीएस्ट पोर्शन भी और जो लेस टाइम टेकिंग हो, ठीक है? आपने कोशिश करनी है उससे स्टार्ट करें, ताकि जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है, उसके लिए आपके पास एंड पे ज़्यादा टाइम बचे, ठीक है? तो आपने स्टार्ट करना है बायोलॉजी से, ठीक है? तो जैसा कि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सबसे पहले बायोलॉजी को स्टार्ट किया था, फिर केमिस्ट्री को, फिर फिज़िक्स को, फिर इंग्लिश को और लॉजिकल को कोशिश करेंगे आप एंड पे करें। क्योंकि लॉजिकल में आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना पड़ता है और लॉजिकल में जो होते हैं वो स्टेटमेंट्स काफ़ी लेंथी होती हैं, तो उसपे आपको उन 6 एमसीक्यूज़ पे आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है कि लॉजिकल वाले पोर्शन को एंड पे करें और आपने कोशिश करनी है स्टार्ट करना बायो से, ठीक है? दूसरी चीज़ जो आपने करनी है, आपने कर लेना टाइम को अपनी डिवाइड, ठीक है? ये मैं अभी से कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट अभी भी एफएलपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिन स्टूडेंट्स को टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है आजकल, तो उन्होंने ये कोशिश करनी है कि अभी जो घर में भी वो एफएलपी सॉल्व करें, अपनी अकेडमी में एफएलपी सॉल्व कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो उसमें ये है कि आपने प्रैक्टिस जो करनी है वो अपनी बबल शीट पे करनी है। आप अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने बबल शीट अपने पास प्रिंट करवा के रखें और बबल शीट पे प्रैक्टिस करें, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि आपने जब वहाँ पे उसको तो आपने घर में प्रैक्टिस करते हुए भी अपने जो टाइम है ना डिवाइड कर लेना है, वहाँ पे अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब जैसे जो है आपने जैसे कि हमारे पास 200 एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? और 200 एमसीक्यूज़ एंड 210 मिनट्स टाइम है, ठीक है? तो आप हर एमसीक्यूज़ जो को एवरेज मतलब 1 मिनट बनता है, ठीक है? हर एमसीक्यूज़ का जो एवरेज टाइम है वो 1 मिनट बनता है, ठीक है? और बाकी 10 मिनट जो है वो आप अपने एक्स्ट्रा निकाल लें, ठीक है? तो लेकिन आपने जो करना है आपने ये लेकिन अगर आप देखें तो आपको हर एमसीक्यूज़ में 1 मिनट नहीं लगेगा। कुछ एमसीक्यूज़ में आपको 2 मिनट भी लग सकते हैं, कुछ एमसीक्यूज़ में शायद आपको 30 सेकंड लगे। तो आपने टाइम को इस तरह से डिवाइड करना है कि अब अपने बायोलॉजी के पोर्शन जो है ना, उसके अगर 68 एमसीक्यूज़ हैं तो आप उसके लिए 40 मिनट्स टाइम रखें, ठीक है? तो आप उसके लिए 68 से कम टाइम रखें, आप 50 रखें, 40 रखें, ठीक है? और केमिस्ट्री में जो है उसमें भी आप थोड़ा-सा कम रखें, जबकि फिज़िक्स के पोर्शन में जो जितने नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ हैं उससे थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम रखें, ठीक है? और बाकी इसी तरह इंग्लिश में जो है अप्रॉक्सिमेटली जितने एमसीक्यूज़ हैं उतना ही टाइम लगेगा और लॉजिकल में जो आपको 6 एमसीक्यूज़ अगर थे लेकिन आपको उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट आपको उसमें लग सकते हैं, ठीक है? तो आपने इस हिसाब से अपने टाइम को डिवाइड कर लेना है और कई कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको टाइम मैनेजमेंट का बिल्कुल मसला नहीं होता। जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करूँ तो मुझे भी रियली टाइम मैनेजमेंट में जो था वो बिल्कुल भी कोई मसला नहीं हुआ था और आई थिंक सो दैट सफिशिएंट टाइम था। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। तो उन्होंने कोशिश करनी है कि जब वो घर में भी प्रैक्टिस करें तो अपने टाइम को डिवाइड कर लें, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ जो आपने नहीं करनी है, आपने ये नहीं करना कि आप पहले सारे एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाएँ कि मतलब जो आपको क्वेश्चन पेपर आप उसको सॉल्व करने लग जाएँ। आप ये सोचेंगे मैं पहले पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूँ और एंड पे जो है मैं अपनी जो बबल्स फिल करूँगा। मीन्स के जो बबल शीट है उसके ऊपर बबल फिल करूँगा। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। आपने एक एमसीक्यू को सॉल्व करना है और साथ ही उसका बबल फिल करना है। एक एमसीक्यू को सॉल्व करना है साथ ही बबल फिल। इस तरह अगर आप एक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और एक बबल फिल करेंगे, आपका एक-एक मार्क्स सेव होता जा रहा है। इससे ये नहीं होगा कि एंड पे अगर आपका ये हो सकता है कि अगर आप वहाँ पे सारे सॉल्व कर लें और आपको बबल शीट पे फिल करने का टाइम नहीं मिलेगा तो आपके तो दैट विल काउंट योर 0 मार्क्स, ठीक है? तो आपने इस चीज़ से नहीं करनी। उससे ये होगा कि अगर आप एंड पे सारे बबल इकट्ठे फिल करें तो एंड पे सारे इकट्ठे बबल फिल करना एक तो आपके लिए बबल फिल करना सब मुश्किल भी हो जाएगा और उस टाइम पे आपको वो सीक्वेंस का ख्याल रखना और वो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएँगी। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो अपना पूरा पेपर है ना उसको आपने
2 से 3 राउंड्स में कंप्लीट करना है, मींस कि एक ही राउंड में आप पूरा पेपर कंप्लीट कर लें, ठीक है। आपने पहले राउंड में ना सिर्फ वो एमसीक्यूज करने के जो आपको इजी लग रहे हैं और जो आपको 1 या 2 दफ़ा पढ़ने से आपको समझ आ रहे हैं ना, तो आपने वो कर लेने हैं, ठीक है। और जो एमसीक्यूज आपको लगता है ना कि ये वाला मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस एमसीक्यूज को आपने छोड़ देना है, ठीक है। और दूसरा ये कि जो एमसीक्यूज आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है या जिसको आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, अब ये नहीं कि जो थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है उसको आप कर लें, लेकिन जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है आपको या उसमें टाइम समझ नहीं आ रहा, तो आपने कोशिश करनी है कि आप उन एमसीक्यूज को स्किप करते जाएँ, ठीक है। अगर आपने स्किप करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो है उसको बबल शीट पर भी स्किप कर रहे हो, मीन उसको क्वेश्चन पेपर भी स्किप कर रहे हो और फिर क्वेश्चन पेपर पे भी उसको मार्क कर लेना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि मैंने कौन-कौन से एमसीक्यूज़ छोड़े हैं, या फिर उनको किसी जो रफ पेपर है आपने उसके ऊपर उन एमसीक्यूज़ के नंबर लिख लेने हैं, जो-जो एमसीक्यूज़ आप छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है? ताकि एंड पे आपको वो एमसीक्यूज़ ढूँढने में आसानी हो, और बबल शीट पे भी आपने ध्यान रखना है कि आप उस पर्टिकुलर एमसीक्यूज़ को स्किप कर दें, ठीक है? अब दूसरे राउंड में आपने वो वाले एमसीक्यूज़ करने हैं कि जो एमसीक्यूज़ आपको पहले मुश्किल लग रहे थे या जिनको आपको लग रहा था बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, तो आपने कोशिश करना है वो करें। ये टेक्नीक जो है ये स्पेशली जो है वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, इससे आपका स्ट्रेस बहुत रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एक एमसीक्यूज़ जो है अगर आपको नहीं आ रहा, ठीक है, 2 दफ़ा पढ़ने से या 3 दफ़ा पढ़ने से अगर आपको नहीं आ रहा, अगर आप उसको बार-बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ आएगी कि मुझे ये एमसीक्यूज़ नहीं आ रहा, ठीक है। तो उससे आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, आप क्योंकि उसके बारे में सोचने लग जाएँगे और उसका आपके बाकी सारे पेपर के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसकी वजह ये है कि अगर आपको उस टाइम समझ नहीं आ रहा, तो आप ये सोचकर छोड़ दें कि मैं इसको जब मेरे पास ज़्यादा काफ़ी सारा टाइम होगा, तो मैं इसको एंड पे जो है वो ईज़िली मैं इसको जब ध्यान से इसके बारे में सोचूँगा तो मुझे इंशाल्लाह तब याद आ जाएगा, और बाज़ का इस तरह होता है कि बाद में आपको वो चीज़ याद आ जाती है, ठीक है? तो आपने उसको छोड़ देना है, ठीक है? अगर आप एक ही एमसीक्यू को बार-बार पढ़ते जाएँगे ना, तो जब एक दफ़ा पढ़ने से नहीं आएगा, फिर दूसरी दफ़ा पढ़ने से भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरह जब आप सब्सिक्वेंटली जो आप फेलियर का सामना करेंगे, तो फिर आपको जो होगा वो स्ट्रेस लेवल जो होगा वो ऑब्वियसली तौर पर जो होगा वो इंक्रीज़ होगा। तो आपने इस चीज़ से बचना है। उसके बाद सेकंड राउंड में आपने वो एमसीक्यूज़ कर ली हैं कि जो आपको पहले राउंड में मुश्किल लग रहे थे और जिनकी समझ नहीं आ रही थी, आपने वो करनी है। उसके बाद अब आती है तीसरे राउंड की बारी। तीसरे राउंड में अब वो एमसीक्यूज़ रहे जिनके बारे में आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा, तो आप अपनी सोचना है, ठीक है, कि उनके बारे में थोड़ा मतलब फिर एक दफ़ा से सोचने की कोशिश करनी है कि मेबी आपको उस टाइम पे याद आ जाए। अगर आपको उस टाइम पे याद नहीं आ रहा, तो फिर आप जो है वो तुक्का मार दें, ठीक है? और तुक्का भी जो है आपने सोच समझ के मारना है, कोई चीज़ों को रिलेट करके, और मतलब कि जो नियरेस्ट ऑप्शन आपके मुताबिक बन रहा है तो उसको चूज़ करना है। तुक्का भी ये नहीं कि आप बस ऐसे कोई भी एमसीक्यू सेलेक्ट कर दें, ठीक है? तुक्का जो होता है वो भी आपने थोड़ा रिलेट करके, ठीक है, तुक्का मारना है। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिए। और अगर आपकी कोई भी अभी क्वेरी बाकी है स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, अगर आपको कोई भी इश्यू अभी रह गया है जो मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब नहीं कर पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी देयर टू आंसर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।